हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। तो हम लोग आज डायमेंशंस पार्ट 3 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 12th के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हर बार एयरफोर्स ने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे करने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने डायमेंशंस के कुछ बेसिक और 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को पढ़ाया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश। तो आवेश का डायमेंशंस हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आवेश को सूचित किस चीज़ से किया जाता है? क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो सबसे पहले देखते हैं जो आई क्या है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है, समय है, अर्थात टाइम है। तो यहाँ जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का जो आई का जो डायमेंशंस होगा वो आई ही होगा, और जो टी है समय, जो समय का डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। तो क्या होगा, यहाँ से क्या मिल गया? विद्युत आवेश का डायमेंशन अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन मिल गया वो क्या मिल गया? आई टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो सबसे पहले तो देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता को सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। आप लोग भी जानते होंगे जो एप्सिलॉन नॉट है उसे विद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, जिसे एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला होता क्या है। तो क्या होता है? ए फिजिकल टू क्या होता है? ए फिजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का सबसे पहले हम लोग फार्मूला फाइंड करेंगे। तो इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर लाते हैं, लेफ्ट साइड लाते हैं। तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई इंटू एफ इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले 4 पाई 1/4 पाई का डायमेंशन नहीं हुआ, क्योंकि 4 जो है वो एक नंबर है, और पाई एक क्या है, ये एक है मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो देखते हैं कि अब सबसे पहले हम 1/, सबसे पहले हम एफ का रखेंगे। एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ का डायमेंशन होता है mLT⁻²। यहाँ से कर देंगे इनटू यहाँ जो क्यू जो आवेश होता है, तो आवेश का अभी हम लोग क्या डायमेंशन निकाले हैं? Q1 का डायमेंशन होगा आई इंटू, सॉरी चलिए कुछ ये ऊपर से मिटाते हैं हम लोग। सॉरी फिर से हम लोग परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आया था? 1/4 पाई इंटू एफ इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो हम लोगों को ये मिला था। तो देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 पाई का, तो हम लोग का डायमेंशन होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट पद है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट पद है। तो देखते हैं कि ये जो अब एफ का रखेंगे, Q1 Q2 का रखेंगे, और आर स्क्वायर का रखेंगे डायमेंशन, और इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/एफ का क्या होता है? mLT⁻² इंटू गुना करते हैं, और Q1 का जो आवेश होता है इसका होता है आई टी गुने Q2 का, ये भी आवेश है तो इसका भी क्या होगा? आई टी होगा, और नीचे क्या होगा? आर स्क्वायर। तो आर रेडियस है, तो रेडियस एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका क्या होगा? L2। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला क्या है? आई टी और आई टी है, तो ये क्या होगा? आई स्क्वायर। ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और इंटू नीचे वाला क्या है? ये m-1 इंटू और ये L-1 ऊपर जाएगा, इंटू ये क्या होगा? T-2। ये भी सॉरी यहाँ से T
-2 नीचे है तो ऊपर क्या जाएगा, T2 जाएगा। अब देखते हैं T2 और क्या है, अब L2 बचा है, L2 बचा है तो L2 को L-2 ऊपर की ओर ले जाएंगे तो होगा। तब देखते हैं कि यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम m को देखेंगे, तो m कितना है, यहाँ m-1 है, तो m-1 को m-1 हम लिख देंगे, एक ही m-1 है। अब देखते हैं l, तो l कितना है, l-1 है यहाँ पे और l-2 यहाँ पे है, तो दोनों मिलकर क्या मिल गया, l-3 यहाँ से मिल गया। अब देखते हैं t, देखते हैं तो t के पावर 2 है यहाँ पे और t के पावर 2 है यहाँ पे, t के पावर 2 है यहाँ पे, क्या मिल गया, t पर पावर 4 मिल गया। अब देखते हैं अभी अब क्या बचा, अब बचा i। तो अब देखते हैं i स्क्वायर यहाँ पे है तो क्या होगा, यहीं पे केवल i स्क्वायर है तो i के पावर 2, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का हमारा डायमेंशन मिल गया। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस प्रकार निकाले हैं। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप रख कर बना सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, F/Q नॉट, F/Q नॉट होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, F/Q नॉट होता है। तो देखते हैं तो सबसे पहले F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m/L(T)⁻² होता है बटे यहाँ Q, यहाँ Q नॉट क्या है, Q नॉट ये क्या है, आवेश है, चार्ज है। तो Q का जो डायमेंशन होगा तो क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है, IT होता है। तो I का डायमेंशन I होगा, T का डायमेंशन T होगा, तो I इंटू T। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, m ऊपर L T⁻², और नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे क्या बचेगा, I-1, I को ऊपर ले जाएंगे तो I-1 और T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचा, T-1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ m एक ही है तो यहाँ m हो जाएगा, और यहाँ L है और L एक ही है तो L का L रह जाएगा, और यहाँ T-2 है और T-1 है तो मिलकर क्या होगा, T-3 बन जाएगा। और यहाँ से I-1 है तो I-1 का I-1 छोड़ देंगे तो यहाँ से फाइनली हमारा रिजल्टेंट क्या मिल गया, mL(T-3 I-1) किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अर्थात विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, विद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले इसे सूचित किया जाता है फाई द्वारा, तो फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ds। तो यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और ये ds क्या है, ds क्या है, ये एरिया है, क्या है, एरिया है अर्थात क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम E का डायमेंशन रखेंगे और यहाँ ds का डायमेंशन रखेंगे। तो E का डायमेंशन हम लोग अभी क्या फाइंड किए हैं, E का डायमेंशन अभी हम लोग फाइंड किए हैं क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले E का डायमेंशन क्या है, फाइंड किया है mL(T-3 I-1। तो यहीं यहाँ पुट कर देंगे mL(T-3 I-1। तो E का क्या रखेंगे, mL(T-3 I-1) यहाँ से पुट कर दिए इनटू जो ds का होगा, जो ये ds तो एक एरिया है, तो एरिया का लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात L² हम लोगों ने पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, जो एरिया का जो होता है क्षेत्रफल का जो होता है L² होता है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, m का m रहेगा, यहाँ L है और यहाँ L² है, मिलकर क्या होगा, L³ हो जाएगा, और यहाँ से T-3 बच गया और क्या बच गया, I-1 बच गया। तो देखिए कितना इजीली हम लोग फाइंड कर लिए। तो फाइनली इसका रिजल्टेंट क्या मिल गया, mL(3 T-3 I-1। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, विद्युत विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल। तो विद्युत विभव बोलिए या विभवांतर बोलिए या विद्युत वाहक बल, ये तीनों क्या है, वोल्ट ही हैं अर्थात तीनों का डायमेंशंस क्या होता है, एक ही होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स बोलिए, तीनों एक ही क्वांटिटी है, बशर्ते इसका जो कार्य होता है अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है या इसे भी द्वारा सूचित भी किया जाता है, विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है, विभवांतर को dv द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें से आप
कोई भी ले सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी ही द्वारा स्विच कर रहे हैं। तो बी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपन क्यू, डब्ल्यू अपन क्यू होता है। तो डब्ल्यू क्या है यहाँ, डब्ल्यू है यहाँ वर्क है, क्यू क्या है चार्ज है। तो डब्ल्यू क्या है वर्क है अर्थात कार्य है, और क्यू क्या है यहाँ आवेश है, चार्ज है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्यू का रखेंगे, पहले डब्ल्यू का रखेंगे। तो डब्ल्यू का क्या, डब्ल्यू का हम लोग कार्य का क्या निकालते हैं, ml2t-2। पार्ट 1 में हम लोगों ने निकाला था वर्क का ml2t-2, और जो क्यू का अभी हम लोग निकाले हैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं क्या, q इक्वल टू आई इंटू टी, हम लोगों ने निकालता आई टी। तो सबसे पहले इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिलता है, ml2t-2, और यह आई ऊपर जाएगा था i-1, और t ऊपर जाएगा था t-1। तो देखिए इसको क्या फाइनली रिजल्ट मिलता है m, यहाँ L2 है तो L2 रह गया, यहाँ t-2 है और यहाँ t-1 है, क्या मिलकर क्या बनेगा, t-3 बन गया, t-3 बन गया। और यहाँ जो i अब बच गया क्या, i-1, तो i-1 को i-1 ही छोड़ देंगे। तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिल गया, ml2t-3 i-1। तो यहाँ जो विद्युत विभव का बोले या विभवांतर का बोले या विद्युत वाहक बल का बोले, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बोले या पोटेंशियल डिफरेंस का बोले या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बोले या फिर पोटेंशियल का बोले, तो सबका क्या होगा, यही होगा ml2t-3 i-1। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से निकाले। अर्थात कोई फार्मूला रखिए, फार्मूला का जो भी क्वांटिटी है फार्मूला में उसका डायमेंशन रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, आराम से निकल जाएगा। और देखते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध के किस प्रकार निकालेंगे, तो प्रतिरोध का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो इसे R द्वारा सिद्ध किया जाता है। R इक्वल टू क्या होता है, V अपन, तो सबसे पहले देखते हैं इधर रफ में देखते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ R इक्वल टू क्या मिल गया, V अपन I मिल गया। तो R इक्वल टू क्या है, V अपन I मिल गया। तो R इक्वल टू V अपन I हम लोग पुट कर देते हैं। तो R इक्वल टू क्या पुट करेंगे, V अपन I। तो अभी हम लोग V, जो V क्या है वोल्ट है अर्थात विभवांतर है, और जो I है, I क्या है, ये क्या है करंट है अर्थात विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो सबसे पहले हम विभवांतर का रखेंगे। तो विभवांतर का भी हम लोगों ने क्या निकाला है, ml2t-3 i-1, i-1 हम लोगों ने अभी निकाला है वोल्टेज का। और जो I जो क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, तो I का क्या होगा, डायमेंशन I ही होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है विद्युत धारा, तो I का ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। और तो क्या सॉल्व करेंगे, ml2t-3, और ये क्या है i-1, ऊपर वाला i-1, और नीचे क्या है एक I है, तो ऊपर भी जाएगा तो क्या I के पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, I के पावर -1 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलता है। तो सॉल्व करने पर क्या मिलता है, ml2t-3 i-1, ये क्या है i-1 है, और ये भी क्या है i-1, तो i-1 मिलकर क्या हो जाएगा i-2, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। एयरफोर्स, नेवी एग्जाम, कोस्ट गार्ड एग्जाम, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे रेलवे में पूछा जाता है, जैसे जिसमें भी जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है, सभी में कोई ना कोई डायमेंशन जरूर पूछा जाता है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी पूछे जाते हैं एग्जाम में सभी करवाए जाएंगे। तो चलिए इसका फाइनली प्रतिरोध का जो प्रतिरोध का डायमेंशन क्या मिल गया, ml2t-3 i-2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब देखते हैं प्रतिरोधकता अर्थात रेसिस्टिविटी। तो सबसे पहले देखते हैं इसको सूचित किया जाता है रो से। तो रो इक्वल टू क्या होगा, आई होप आप लोग समझते होंगे। रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। तो यहाँ R क्या है, यहाँ जो R है, यहाँ जो R क्या है, R रेसिस्टेंस है अर्थात प्रतिरोध है, A क्या है एरिया है, L क्या है लेंथ है अर्थात लंबाई है, ये प्रतिरोध है, ये क्षेत्रफल है, ये लंबाई है अर्थात रेसिस्टेंस, एरिया एंड लेंथ, ये क्या है रेसिस्टिविटी अर्थात प्रतिरोधकता। तो चलिए अब इसको डायरेक्ट फार्मूला रखते हैं। तो जो सबसे पहले हम रेसिस्टेंस का रखेंगे। तो रेसिस्टेंस का भी हम लोग क्या निकाले हैं, ml2t-3 और i-2 और यहाँ इंटू
जो एरिया का होगा, एरिया का आप लोग जानते हैं L2 होगा, पार्ट 1 में पढ़ाया गया था। और जो L होगा, L लेंथ, जो L का L ही होगा। तो अब देखते हैं, देखिए अब नीचे ऊपर 2 L है तो एक L से, मान लीजिए कि ऊपर 2 L है तो एक L से एक L कट जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो क्या बचा m। अब देखिए यहाँ पे तो 2 L था तो एक L तो कट गया था, एक L बचा है, यहाँ पे एक L बचा है, यहाँ 2 L है तो एक L 2 L अर्थात L का पावर 1 इंटू L के पावर 2 मिलकर क्या होगा L का पावर 3 अर्थात L3। अब देखते हैं t, तो t के पावर -3 का t के पावर -3 रह गया। अब क्या बचा i के पावर -2। यहाँ से क्या मिल गया हमारा रेसिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का जो डायमेंशन क्या मिल गया ml3 t पावर -3 i -2। यहाँ से इजीली हम लोग फाइंड कर लिए। अगर सूत्र याद है तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसके पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग सूत्र याद कर लेंगे, क्योंकि हमने सारे सूत्र भी इसमें रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो चलिए धारिता का देखते हैं। तो धारिता को सबसे पहले C द्वारा सूचित किया जाता है। तो C को, कैपेसिटी को C द्वारा सूचित किया जाता है। तो C का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C = Q अपॉन V। तो यहाँ Q क्या है, Q क्या है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ V क्या है, वोल्ट है। तो हम लोगों ने चार्ज का निकाल ही लिया है और वोल्ट का निकाल ही लिए हैं, तो दोनों का डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं। तो Q का क्या होता है, I × T होता है, I × T होता है जो वोल्ट का होता है। जो वोल्ट का क्या हम लोगों ने फाइंड किए थे, ml2 t -3 i -1। तो यहाँ से हम लोगों ने, अब देखते हैं इसको, अब सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या है IT है, IT को IT छोड़ दीजिए, इंटू अब सबको ऊपर ले जाइए। m के पावर 1 है तो m के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ L के पावर 2 है तो L के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ t के पावर -3 है तो अर्थात t के पावर 3 हो जाएगा। और i के पावर -1 है तो i के पावर 1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं सबसे पहले m को पकड़ते हैं। तो m कितना है, एक m, यहाँ पे m है, बस एक ही m है, तो m के पावर 1 को m के पावर 1 रहने देंगे। अब देखते हैं l को पकड़ते हैं। तो l क्या है, l का पावर -2 यहाँ पे है, बस यहीं पे है। तो l के पावर -2 को l के पावर -2 रखते हैं। अब देखते हैं t कितना है। तो यहाँ t के पावर 3 है, यहाँ t है, तो t के पावर 3 और t के पावर 1 मिलकर क्या हो जाएगा, t के पावर 4। अब देखते हैं i को देखते हैं। तो i के पावर यहाँ क्या है, i के पावर -1 और i के पावर 1। तो ये तो कट जाएगा क्योंकि i के पावर -1 है, i है, i के पावर -1 है। तो i के पावर 1 नीचे जाएगा तो क्या i हो जाएगा, तो i से i कट जाएगा। अर्थात ऐसे भी देख सकते हैं i × i के पावर सॉरी यहाँ i है और यहाँ i के पावर 1 है, i के पावर -1 नहीं है। तो i के पावर 1, ये भी i के पावर 1, तो मिलकर क्या हो जाएगा i के पावर 2। तो यहाँ से देख लिए थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ i के पावर 1 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से फाइनली क्या रिजल्ट मिल गया, m के पावर -1 L2, L के पावर -2 T4 I2 अर्थात m के पावर -1 L के पावर -2 T के पावर 4 I के पावर 2। तो यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया किसका, कैपेसिटी का, धारिता का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को सबसे पहले हम सूचित करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का, सबसे पहले सूचित किया जाता है G द्वारा। तो G क्या होता है, जो रेसिस्टेंस का विलोम होता है, अर्थात रेसिस्टेंस को जब हम रिवर्स कर देते हैं, विलोम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, G मिलता है, अर्थात विद्युत चालकता मिलता है। तो किसका, रेसिस्टेंस का हम लोग विलोम कर देते हैं, अर्थात प्रतिरोध को विलोम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो G = 1/R होता है। तो क्या होगा, अब 1 अपॉन जो R का जो बीमा क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, m क्या हम लोगों ने फाइंड किया था, ml2 t -3 i -2, ml2 t -3 i -3 है, t के पावर -3 है यहाँ पे। तो चलिए अब सबको ऊपर ले जाते हैं तो क्या मिलता है। तो m के पावर -1 है तो m के पावर -1 होगा, l के पावर 2 है तो l के पावर -2 हो जाएगा, और t के पावर -3 है तो t के पावर 3 हो जाएगा, i के पावर 2 है तो i के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट फाइंड क्या होगा, m के पावर -1 l के पावर -2 और t के पावर 3 i के पावर -2। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट मिल गया, देख लिया आप लोग भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विद्युत चालकत्व अर्थात इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अर्थात विद्युत चालकत्व। तो विद्युत चालकत्व को इसे विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं।
या विद्युत चालकत्व भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो ये सबसे पहले इसको सूचित किया जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा से सूचित किया जाता है, सिग्मा से ऐसे सिग्मा लिखा जाता है, सॉरी कुछ थोड़ा ऐसे कि कैसे लिखा जाता है, ऐसे सिग्मा लिखा जाता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, जो प्रतिरोधकता होता है अर्थात रेसिस्टिविटी होता है, उसका जब विलोम करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, विद्युत चालकत्व मिलेगा अर्थात 1/रो। जो रो हम लोगों ने निकाला था, जो हम लोगों ने रो निकाला था अर्थात प्रतिरोधकता निकाला था कुछ इस प्रकार से करके, तो जो रो का विलोम कर देंगे तो हमें विद्युत चालकत्व मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 अपन जो रो का हम लोगों ने क्या निकाला था देख लेते हैं खाली। रो का हम लोगों ने निकाला था प्रतिरोध, यहाँ से प्रतिरोधकता देखते हैं। प्रतिरोधकता का हम लोग क्या निकालता, ml3 t-3 i-2 अर्थात ml3 t-3 i-2 ml3 t-3 i-2। तो यहाँ पे हम लोगों ने आसानी से पुट कर सकते हैं अर्थात क्या, ml3 t-3 i-2 अर्थात ml3 t-3 और देख लेते हैं और क्या था यहाँ पे ml3 t-3 और i-2। तो i-2 यहाँ पे i-2 यहाँ से आसानी से पुट कर देंगे। तो अब देखिए इसको सभी को ऊपर ले जाते हैं, तो सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, नीचे m के पावर 1 रहता है अर्थात m के पावर -1 हो जाएगा, और l के पावर 3 रहता है अर्थात l के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ t के पावर -3 है तो ऊपर जाएगा क्या मिलेगा, t के पावर 3 हो जाएगा, और i के पावर -2 है तो ऊपर जाकर क्या होगा, i के पावर 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 3 और i के पावर 2। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट फाइन हो गया क्या, m-1, l-3, t-3 और i2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले हम लोग सूचित करते हैं P द्वारा। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2L। आई होप आप सभी इस फॉर्मूले के जानते होंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q × 2L, जहाँ Q क्या है, चार्ज है, और L क्या है, लेंथ है। तो क्या होगा, सबसे पहले Q का डायमेंशन रखेंगे। तो Q का डायमेंशन क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT हम लोगों ने निकाला था, IT हम लोगों ने निकाला था इंटू जो 2 है, 2 तो एक नंबर है तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो अब किसका रखेंगे, L, लेंथ का रखेंगे। तो लेंथ का क्या होता है, L होता है। तो यहाँ से क्या मिल गया, IT L अर्थात I के पावर 1, T के पावर 1, L के पावर 1। यहाँ से ITL मिल जाएगा, या LTI भी लिख सकते हैं, इसको क्रम में सजा देते हैं, क्या हो जाएगा, LTI यहाँ से मिल जाएगा, LTI या ITL भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रम में लिख देंगे LTI, ये भी सही हुआ। तो चलिए अब देखते हैं चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य। चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य क्या है, अर्थात कोई भी चुंबक है तो इसका जो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य होता है, m जो होता है, इसी को बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि ध्रुव सामर्थ्य को m द्वारा सूचित किया जाता है। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, I × L। तो I × L होता है अर्थात इसमें प्रवाहित धारा और इसकी जो लेंथ होती है, ये इसमें जो लेंथ होती है वो लेंथ। तो I × L होता है, तो I का डायमेंशन I होता है, और लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही होता है, L ही होता है। तो क्या होगा, इसका मिल गया I × L। तो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का क्या मिल गया, यहाँ डायमेंशन I × L। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का को सबसे पहले हम लोग सूचित किए जाए, इंडिकेट करते हैं किससे, m से इंडिकेट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है, m × 2L। तो ये m क्या है, जो अभी ध्रुव सामर्थ्य निकाला है, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य वो वाला है m, और ये L क्या है, लेंथ है। तो देखते हैं m का भी हम लोग क्या फाइंड किए हैं, I × का अभी हम लोग क्या फाइंड किए हैं, m का हम लोग अभी फाइंड किया है I × L गुना, यह क्या हो, ये L है, ये लेंथ है। तो ये भी एक बार तो 2 का नहीं होगा डायमेंशन, क्योंकि नंबर है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, और जो L का है, जो L का डायमेंशन क्या होगा, L होगा। तो अब देखते हैं I × L², इसका डायमेंशन बन गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के क्या बना हमारा डायमेंशन, I × L²।
स्क्वायर या एल स्क्वायर आई भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो होता है, एक फार्मूला होता है, आप लोग देखे होंगे मैग्नेटिक चैप्टर में। एफ इजक्वल टू क्या होता है, बी आई एल होता है। अर्थात जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक को रखते हैं तो उसमें अगर आई धारा प्रवाहित होती है और उसका लंबाई एल है तो उसमें एफ बल लगता है। तो ये क्या है, चालक के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है यही होता है, एफ इजक्वल टू क्या होता है, एफ बी आई एल। यहाँ से बी को यहाँ फाइंड कर लेंगे तो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी इजक्वल टू कितना होगा, एफ बटा आई इंटू एल। तो यहाँ से एफ का जो फोर्स हुआ तो फोर्स का डायमेंशन क्या हम लोग फाइंड किए थे पार्ट 1 में, एम एल टी माइनस 2। और यहाँ से आई जो होगा, आई का आई होगा, एल का एल होगा। अब इसको चलिए फाइंड करते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से एक एल और एक एल तो कट गया, तो यहाँ से क्या मिला, एम टी माइनस 2 और आई के पावर माइनस 1। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया किसका, फाइनली हम लोग फाइंड कर लिया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का, एम टी माइनस 2 आई माइनस 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स को सबसे पहले किससे किया जाता है, 5B से हम लोग सूचित किया जाता है। तो इसका क्या होता है, एम इंटू क्या होता है, एम इंटू स्मॉल एम, फाई क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी डॉट डी एस, अर्थात बी डी एस कोस थीटा, बी डॉट डी एस वेक्टर फॉर्म में लिखे तो, अर्थात बी डी एस कोस थीटा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी डी एस कोस थीटा। तो कोस थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं, इसलिए बी का और डी एस का हम रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो कि बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या बी मैग्नेटिक फील्ड है, और डी एस क्या है, डी एस है हमारा जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो है। तो कि सबसे पहले हम बी क्या रखेंगे, तो बी का भी हम लोगों ने क्या रखा है, बी का हम लोग क्या निकलता है, एम टी माइनस 2 आई माइनस 1। तो यहाँ पे रखेंगे एम टी माइनस 2 आई माइनस 1। तो बी की जगह रखेंगे एम टी माइनस 2 और आई माइनस 1, एम टी माइनस 2 और आई माइनस 1 इंटू जो एरिया है, ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का फर्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में क्या निकाले थे, L2। तो अब देखते हैं कि m यहाँ m होगा, यहाँ L2 एक ही है तो L2 होगा, और t माइनस 2 एक ही है तो t माइनस 2, और i माइनस 1 का i माइनस 1। तो देखिए हम लोग फाइनली हम लोग का चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग का डायमेंशन क्या मिल गया, ml2 t माइनस 3 i माइनस 1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वप्रेरकत्व, अर्थात सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को सबसे पहले हम लोग किस चीज़ से सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जाता है। हमें किस चीज़ से सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जाता है। तो स्वप्रेरकत्व का एक फार्मूला होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, अर्थात धारा में परिवर्तन की दर, जो क्या होता है, धारा में परिवर्तन की दर, और स्वप्रेरकत्व का जो गुणांक होता है वो क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। तो ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज सबका, ये दोनों का बीमा समान होता है। वहाँ पे बताए थे हम लोग क्या कि वोल्टेज का पोटेंशियल का, जिसे वोल्टेज बोलते हैं, ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है। तो पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सबका बीमा समान होता है। वो कितना होता है, ml2 t माइनस 3 i माइनस 1। तो यहाँ से एल को सबसे पहले यहाँ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एप्सिलॉन इधर रहने देते हैं, dt को लेफ्ट की ओर ले जाएंगे तो dt के ऊपर dt हो जाएगा, और di क्या हो जाएगा, di नीचे हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल गया हमारा l। तो हमारा क्या मिल गया, यहाँ से l मिल गया। तो l इक्वल टू इसका डायमेंशन, तो एप्सिलॉन का डायमेंशन हम लोग क्या फाइंड किए थे, ml2 t माइनस 3 और i माइनस 1, और जो dt है तो dt का डायमेंशन तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t होगा। और यहाँ से जो i का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, i ही होगा। तो ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहीं से अगर हम लोग देख लेते हैं जो आई है, ये वाला जो आई है, ये इस आई को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो आई के पावर -1 होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग इस आई को हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो इस आई को ऊपर की ओर ले आएंगे तो क्या होगा, आई के पावर -1 यहाँ से हो जाएगा। चलिए यहीं डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, m का m रह गया, L2 इधर हो गया, और t के पावर -3 का t के पावर सॉरी, ये t के पावर -3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ t के पावर -3 है, t के पावर यहाँ -3 है, और t के पावर यहाँ -3 है, और ये t है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, t के पावर -2। तो चलिए यहाँ t के पावर -2 रखेंगे, और यहाँ जो i के पावर -1 है और i के पावर -1 है, मिलकर क्या मिलेगा, i के पावर -2। तो यहाँ हम लोगों ने इजीली फाइंड कर लिया किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी मतलब बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का डायमेंशन। और अपना एयरफोर्स एग्जाम है या नेवी एग्जाम है या कोई भी डिफेंस एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें डायमेंशन, जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं, उसमें अपना एक नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ये E = mc²। आप लोग जानते होंगे ये आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत है, E = mc²। तो इसमें बोल रहा है कि E = mc² हो, देन डायमेंशन ऑफ C = what, अर्थात जो इसमें जो C है, इसमें जो ये वाला C है, इसका डायमेंशन हम लोग को क्या फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, E जो है एनर्जी है, ये क्या है, E एनर्जी होता है, M मास होता है, और C क्या होता है, C प्रकाश का चाल होता है, अर्थात ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो C क्या है, C = वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का वेलोसिटी है। C क्या है, एक प्रकार का वेलोसिटी है, अर्थात वेग है। ये क्या है, वेग है। तो वेग का हम लोग डायमेंशन फर्स्ट में क्या निकाले थे, वेग का या चाल का जो क्या होता है, डायमेंशन सेम ही होता है, क्या बताए थे, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल वेग होता है, दिशा होता है, और इसमें दिशा नहीं होता है, बस इतना ही का डिफरेंस होता है। लेकिन ये दोनों क्या है, समान ही है, अर्थात इसका डायमेंशन सेम ही होता है। अर्थात C क्या है, एक प्रकार का चाल है, तो चाल का डायमेंशन हम लोग क्या निकालते हैं, LT-1। तो इस प्रकार से हम लोग C के जो डायमेंशन यहाँ पूछा था, C का डायमेंशन क्या होगा, तो C का डायमेंशन, C एक प्रकार का क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगा, डायमेंशन LT-1। इस प्रकार से आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि E क्या वैल्यू, E क्या रखकर M क्या रखकर। लेकिन अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस प्रकार से निकाल दें, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर फार्मूला से निकाले, तो फार्मूला से ये नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए कि अगर C² अगर हम इधर करेंगे तो यहाँ E/m हो जाएगा, E/m होगा। तो अगर C केवल करेंगे तो यहाँ अंडर रूट में क्या होगा, E/m हो जाएगा, जो कि इसका डायमेंशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ तो रूट में हो गया, तो रूट में कैसे निकालेंगे फिर डायमेंशन। तो इस प्रकार से इस मेथड से नहीं निकाला जा सकता है, इसी मेथड से निकाला, इसीलिए स्टूडेंट को फंसाने के लिए ऐसा दे देता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ समझ लेना है कि क्या है, या C जो है, C क्या है, प्रकाश की चाल है, अर्थात वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि 1/√μ0 ε0 का डायमेंशन क्या होता है। तो जो 1/√μ0 ε0 जो होता है, μ0 ε0 होता है, ये डायरेक्ट C के बराबर होता है, अर्थात प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये प्रकाश के चाल का ये भी एक प्रकार का फार्मूला ही है। तो ये क्या है, इसके बराबर क्या होता है, C होता है, और C का जो डायमेंशन क्या होता है, LT-1। तो देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन कितना आसान है। अगर आपको याद है 1/√μ0 ε0 प्रकाश का चाल होता है, अर्थात C होता है, वेलोसिटी होता है, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं प्रकाश का चाल का क्या होता है, LT-1 आराम से कर सकते हैं। अब कभी कभी बोल देता है कि L/R का डायमेंशन क्या होगा। तो डायरेक्ट क्या होता है, L/R क्या होता है, T होता है, अर्थात टाइम होता है। L/R क्या होता है, टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है,
डायमीटर। ये सब काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि याद करने के लिए है। अगर आपको याद कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बीमा क्या होता है? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? ई अपॉन भी, जहाँ क्या है? ई क्या है? एनर्जी है, ई एनर्जी है, और भी क्या है? वॉल्यूम है, अर्थात ये ऊर्जा है और ये क्या है? आयतन है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसके अगर हम लोग फार्मूला पता चल गया कि 1/2 एप्सिलॉन टी स्क्वायर का फार्मूला ई बाई वी होता है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला रख देंगे, इसका डायमेंशन रख देंगे। तो ई क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? हम लोग क्या फाइंड किए थे पार्ट 1 में? ml/t-2 फाइंड किए थे, और जो वॉल्यूम का फाइंड किए थे L⁻³ फाइंड किए थे। तो यहाँ से L ऊपर L2 है, नीचे L3 है, तो 2 को L और इसमें से 2 को L कट जाएगा, तो बचा क्या? इसमें एक L बच जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर भेजते हैं क्या मिलता है। तो m और जो m का m रह गया, और नीचे क्या बचा है? एक L बचा है, तो एक L को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? L⁻⁻1, और क्या बचा यहाँ से? T⁻⁻2 होगा, तो T⁻⁻2 यहाँ से इजीली हम लोग फाइंड कर लिए। इसलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं फाइंड कर ले क्या। तो यहाँ पे है P + A/V² इंटू V - B = RT। इसको काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लगा लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या बोल रहा है कि P + A/V² इंटू V - B = RT। इसमें क्या हमको फाइंड करना है? तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। इसमें A का डायमेंशन फाइंड करना है और B का भी डायमेंशन फाइंड करना है, दोनों का डायमेंशन फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम में हर बार मतलब कोई ना कोई शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं कोई ना कोई शिफ्ट में। तो चलिए इसका सबसे पहले देखते हैं इसको निकालने का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम A का निकालेंगे। तो A का हम डायमेंशन निकालेंगे, A का हम निकालने जा रहे हैं इसका डायमेंशन। तो A का डायमेंशन निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या किसको देखेंगे? हम P + A/V² को देखेंगे। तो आप लोगों का एक डायमेंशन का लॉ पता होगा, या अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी कब जुड़ता है? जब उसका डायमेंशन समान होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे P और A/V² जुड़ा हुआ है या घटाया जाएगा। जब जुड़ा होगा या घटाया जाएगा, कब जुड़ा जाएगा घटाया जाएगा? जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ से इस नियम से P और A/V² का डायमेंशन सेम होगा, अर्थात ये दोनों बराबर करेंगे। तो चलिए इन दोनों को बराबर करते हैं, अर्थात P + A/V² के अगर हम बराबर करते हैं, सॉरी इस यहाँ से हम लोग अगर हम बराबर करते हैं तो P = A/V² यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से हम फाइनली हम क्या निकाल लेंगे? तो यहाँ से हम A का मान निकाल लेंगे क्या? यहाँ से PV²। तो यहाँ से हम लोग A का मान क्या निकाल लेंगे? A = PV²। तो यहाँ से A = ये जो प्रेशर है, जो P क्या है? प्रेशर है, और V क्या है? वॉल्यूम है। तो यहाँ से प्रेशर का डायमेंशन रख देते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ml-1 T-2, अर्थात ml-1 और T-2, और ये क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का क्या होता है? L³ होता है। तो यहाँ से L³ का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर है, तो L³ का स्क्वायर करेंगे, अर्थात क्या मिलेगा? L⁻⁶ मिलेगा। तो यहाँ से L⁻⁶ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मिल गया? m, यहाँ L⁻−1 है, L⁻⁶ है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? L⁻⁵ मिलेगा, L⁻⁵ मिलेगा, और क्या यहाँ T के बच गया? T⁻²। तो यहाँ से इजीली फाइंड क्या हो गया? ml5 T⁻², किसका? A का फाइंड हो गया। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के मतलब जितने भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, और जिसका जो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, यह भी वॉल्यूम है, B क्या है? कांस्टेंट है, यह R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर है, ताप है। तो यहाँ से A और B क्या है? कांस्टेंट है। इन्हीं दोनों का डायमेंशन हमको निकालना था। तो A का निकाल लीजिए
अब देखते हैं बी का। तो बी का निकालने के लिए क्या है, यहाँ तो बी और बी में क्या है, घटा हुआ है, अर्थात दोनों का सब्सट्रैक्शन है। तो सब्सट्रैक्शन कब होगा, जब ये जो बी का डायमेंशन और बी का डायमेंशन समान होगा। तो बी इजकल टू बी करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बी इजकल टू यहाँ से इस नियम से क्या करेंगे, बी इजकल टू बी करेंगे, अर्थात जो बी इजकल टू क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, एल क्यू। तो इस प्रकार से जो बी का डायमेंशन क्या मिल गया, एल क्यू, बी का डायमेंशन एल क्यू मिल गया और ए का डायमेंशन क्या मिल गया, एम एल 5 टी के पावर -2। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए बस इतना ही आज के वीडियो में जितना भी 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आज हम लोग करा लिए, और 11th का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग क्लियर कर लिए। तो फाइनली आज पार्ट 3 तक